ये वो जमहूरियत नहीं है। नहीं, वो जमहूरियत नहीं है। आइडियल जमहूरियत नहीं है ये। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, 10-10 साल 11-11 साल की कैदें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट होना और जमहूरियत होना में बहुत फ़र्क है। ना वो आइडियल जमहूरियत आज है, ना 3 साल पहले थी, ना 5 साल पहले थी, ना 7 साल पहले थी। 2008 से 13 तक इन सबसे बेहतर जमहूरियत थी। टेररिस्ट घुस जाते थे, कभी एयरपोर्ट पे धमाके हो रहे थे, रोज हम राशियां उठा रहे होते थे, रोज धमाके थे, लेकिन एक इंक्लूसिविटी थी। काफ लीग को कभी ले आते थे, MQM आ जाती थी, JUI आ जाती थी, फंक्शनर आ जाती थी, चले जाते थे। वो जमहूर था एक। अपने भाई को बचाने के लिए किसी और के बच्चों को डेंजर में डाल दूं, और वही हुआ कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि जब ऑपरेशन दरब आज़म वो इतना कि हमें निकल के भाग कर अफगानिस्तान जाना पड़ गया, और अमेरिका ने अफगानिस्तान से रिट्रीव किया था इसको। और उसके बाद एक मैसिव डिक्लाइन आया था उसके अंदर, क्योंकि हमारी अवाम जो है और हमारी जो मेंटेलिटी है वो सख्ती की ज़बान समझती है। जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है और जो बलूचिस्तान में रोज़ हो रहा है, और जो कि के वाली साइड पे भी होता है, कच्चे के इलाके में भी कहीं ना कहीं जो पंजाब और बॉर्डर है कच्चे का, वहाँ पर भी होता है। चाहे वो डाकू हैं, चाहे वो टेररिस्ट हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो दहशतगर्दाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूर वाचिंग पॉडकास्ट विद मनीज़ा मोइन। और आज के मेरे इस प्रोग्राम के जो मेरे गेस्ट हैं वो साबिक वज़ीर आज़म अज़्म हिम्मत की आला मिसाल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी हैं। अली मूसा गिलानी की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको बता दें कि वो बिल्कुल अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की सियासत में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और हमेशा से ही उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है। सोशल वर्कर हैं, अवामी मसाइल हल करते हुए नज़र आते हैं, अवाम के दरमियान पाए जाते हैं, खा वो सियासी इशूज़ हों, माशी हों, या फिर एजुकेशन से वाबस्ता हों, हर तरह से। उनके बारे में आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी वो हुकूमत में सर्व कर चुके हैं। NA 151 मुल्तान से 2012 में भी वो कामयाब रहे, और उसके बाद 2022 में भी, और अब 2024 में उन्हें मौका मिला है। अवामी खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिला ताखीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जो आपके अगेंस्ट जिन्होंने कंटेस्ट किया था, वो ये कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि ये जो एलिगेशंस आ रहे हैं, क्योंकि आप तो इससे पहले भी 2 बार यहीं से इलेक्शन जीते हैं, कामयाब पाए हैं, मगर अब की बार ये एक नया शोशा सामने आ रहा है। देखिए, ये जो भी इलेक्शन हारता है ना, उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। पहले 6-7 महीने 8 महीने उसी तरह चीखे मारते हैं, और कोर्ट के अंदर वो गए हुए हैं। कोर्ट्स ओपन है, मैं भी गया था कोर्ट में 2018 में। 2018 में भी हम कोर्ट में गए थे, मैं तब भी जीता हुआ था। और ये अगर इनके आगे कोई, इनको अगर कुछ लगता है तो वो दालतें खुली हैं। ये जो इलेक्शन हारते हैं, ये उसके बाद ये थोड़े अरसे के लिए ये इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन PTI का क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी बहुत कामयाब है, जो मानने वाली बात है, तो वो एक झूठ को भी ना, उसको भी बहुत इतना ज़्यादा फैलाते हैं, और उनका रीच बहुत ज़्यादा है, तो वो हर बंदा एक नॉन इशू को भी इशू बना के समझ जाता है कि ये इशू, असल इशू यही है, तो वो उसमें वो कामयाब है, जिसको काउंटर अभी तक कोई नहीं कर सका। ये वही बात होगी ना, कहते हैं परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। वो एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं जिसके बाद हमें रियलिटी पर भी डाउट होने लगता है कि आखिर असल में है क्या। फिर जहाँ हम जमहूरियत की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती है, एक जमहूरी मुल्क, और फिर कुर्बानियाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रही हैं वो हम भुला नहीं सकते। लेकिन क्या ये वो जमहूरियत है जो अब हम देख रहे हैं? नहीं, ये वो जमहूरियत नहीं है। नहीं, वो जमहूरियत नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो जमहूरियत में इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इसके अंदर इतनी इंक्लूसिविटी नहीं है। हर चीज़ पर डिबेट होनी चाहिए, वो नहीं है। काफ़ी हद तक हम इसको, जो जमहूरियत, आइडियल जमहूरियत नहीं है ये। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये जमहूरियत तो है, वर्स्ट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप, मैं तो फिर भी ये कहूँगा। लेकिन जो आपने हमारी इतनी बड़ी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, हमारी कैदें 10-10 साल 11-11 साल की कैदें, तो हमारे वर्कर्स की शहादतें, उनके कोड़े, उनकी भूख हड़तालें, आपके वालिद की सैक्रिफाइस, मेरे वालिद साहब की, मैं अपने वर्कर था ना, हम तो अपनी बात, मैं जेल में गया हूँ, हमने अपना बचपन, अपनी जवानी, जब एक लड़का जवान हो रहा था, उसके बाप नहीं था उसके सर पे, वो जेल में था, हम देखते थे, हम बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे, O लेवल्स कर रहे थे, बाप नहीं था, लोग पूछते थे कि तेरा बाप, उनको क्या कहते हैं, जेल में है वो।
हमारे फेस करना होता था। उस टाइम पे लोगों को ये बताना कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त यार जो थे उनको उस पॉलिटिक्स का नहीं पता था कि जेल जो है वो एक सियासतदान का जेवर होता है, लेकिन उनको बताना कि मेरा बाप जेल में है, वो जो कुर्बानियाँ थी वो इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ थी ना। तो वो जिस जमहूरियत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और मतलब हमारे जितने भी वर्कर्स, मिनिस्टर्स शहीद हुए, हमारे शहबाज साहब थे, हमारे जितने भी लोगों ने जिनकी कुर्बानियाँ दी हैं, वो जिस जमहूरियत के लिए दी हैं, वो ये जमहूरियत नहीं है, बट जमहूरियत है। इसे किस चीज़ का नाम देंगे? पार्टनरशिप का? नहीं, ये देखिए, ये तो ये गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट होना और जमहूरियत होना में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में ना अभी जमहूरियत थी, ना वो आइडियल जमहूरियत आज है, ना 3 साल पहले थी, ना 5 साल पहले थी, ना 7 साल पहले थी। जमहूरियत के अंदर मैं अभी भी आपको फिर भी बता रहा हूँ। अब इसमें आप शायद इसमें जितना मर्जी आप इसमें लोग बात करेंगे, 2008 से 13 तक इन सबसे बेहतर जमहूरियत थी। जमहूर की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आप मुझे कहें कि ओ में तो करप्शन थी या नहीं थी या ये काम नहीं था, वो बात मैं नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट जमहूरियत। अच्छा। जमहूर जिसमें इंक्लूसिविटी थी, लोग थे, आवाज थी, डिसेंट थी, टीवी पर सुबह से लेकर रात तक मीडिया धोता था, हम लाशें उठाते थे क्योंकि हर रोज सुबह बॉम्ब धमाका होता था, रोज लाश खुलती थी, कभी पुलिस पे टेररिस्ट घुस जाते थे, कभी एयरपोर्ट पे धमाके हो रहे थे, रोज हम लाशें उठा रहे होते थे, रोज धमाके थे, लेकिन एक इंक्लूसिविटी थी। यही अगर वज़ीर आज़म था पीपल्स पार्टी का तो PMLN उसके अंदर वज़ीर भी थी, लेकिन फिर निकल जाते थे, वो अपोजिशन में भी आ गए, काफ लीग को कभी ले आते थे, MQM आ जाती थी, JUI आ जाती थी, फंक्शनल आ जाती थी, चले जाते थे। वो जमहूर था, एक बेहतर था, कम था बट था, जिसमें हमने आईनी तरमीम की, जिसमें हमने 18वीं तरमीम लेकर आए, जिसमें हमने सूबों को राइट्स दिए, जिसमें प्रेसिडेंट ने अपनी पावर ख़त्म की, जिसमें आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान हुआ, जिसमें KPK को शनाख्त दी गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर प्रोविंसेस में भी इंक्लूसिविटी थी, तो वो एक जमहूरियत थी। फिर 2013 आया और 2013 में एक नेशनल पार्टीज को ख़त्म कर दिया गया, जो नेशनल पार्टीज थी, और इलाकाई पार्टियां बना दी गई। पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर दिया गया, नून लीग को पंजाब तक रख दिया गया, और पख्तून सेंट्रिक KPK में इमरान खान को लेकर आ गया। तो वो एक डिवाइड आ गई 13 के बाद। नेशनलिज्म मतलब जो एक नेशनैलिटी थी, एक कौमियत थी, एक पाकिस्तानियत थी, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, तो उन्होंने ऐसा एक किया गया सिस्टम। किसी एक को कॉर्नर तो अभी भी किया जा रहा है? मैं नहीं, किसी एक को नहीं कॉर्नर किया जा रहा। वो जो कॉर्नर हुआ जा रहा है ना, वो अपनी वजह से हुआ जा रहा है। अच्छा। क्योंकि वो जमहूरियत नहीं है उसके अंदर। ठीक है। आपने ना बड़े ऐसे तरीके से वो उस वक्त क्या सिनेरियो बयान किया है। आप अभी देखें, अभी क्या डिफरेंट है, धमाके अभी भी हो रहे हैं, अमन अमान अभी भी इतना स्टेक पर है जितना पहले भी था। हमने देखा ऑपरेशंस किए गए पाक आर्मी की तरफ से, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हमें एक बार फिर से उन मैसिव लेवल पर ऑपरेशंस की ज़रूरत है। आपने भी बयान सुना होगा, मौलाना फजल रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है कि आए रोज़ इस तरह जो टारगेट किलिंग हो रही है, उलमा कराम को मारा जा रहा है। अब इस पर क्या किया जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या करेगी? उसका नैरेटिव क्या है? और फिर कीपिंग इन माइंड कि आपकी फैमिली इसकी विक्टिम रही है जब आपके भाई को इस तरह से मिसप्लेस किया गया था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ज़रबे अज़ब ऑपरेशन हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, तो वो एक मैसिव ऑपरेशन था। मेरे से पूछा गया, उस वक्त मेरा भाई अली हैदर गिलानी, जो इस वक्त पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है पंजाब असेंबली में, वो वहाँ पर था। मेरे से पूछा गया कि आप इसकी सपोर्ट करते हैं? तो मैंने कहा मुझे इस बात का पता है कि शायद वहाँ पर हम इतनी अंधाधुंध बमबारी करेंगे और फायरिंग करेंगे कि शायद उसके अंदर मेरा भाई भी मारा जा सकता है। अपने भाई को बचाने के लिए किसी और के बच्चों का और पाकिस्तान के बच्चों का को डेंजर में डाल दूँ, हम फिर भी इसकी सपोर्ट करेंगे। और मैंने उस पर ट्वीट भी किया था उस टाइम पर। और वही हुआ कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि जब
ऑपरेशन ज़रब अज़ब वो इतना कि हमें निकल के भाग कर अफ़गानिस्तान जाना पड़ गया। और फिर अफ़गानिस्तान जब वो थे 2 रातें रुके, और वहाँ से फिर जब अमेरिकन ने ड्रोन हुआ और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से रिट्रीव किया था इसको, पाकिस्तान से नहीं किया था। और जो ये पुश हुए थे वो उस ज़रब अज़ब की वजह से हुए थे। और उसके बाद एक मैसिव डिक्लाइन आया था उसके अंदर, क्योंकि हमारी आवाम जो है और हमारी जो मेंटेलिटी है इस खित्ते की, वो उस सख्ती की ज़बान समझती है। टॉक्स का टाइम गुजर गया। जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है और जो बलूचिस्तान में रोज़ हो रहा है, और जो कि के वाली साइड पे भी होता है, जो कि इंटीरियर सिंध में कच्चे के इलाके में भी कहीं ना कहीं जो पंजाब और बॉर्डर है कच्चे का, वहाँ पर भी होता है। चाहे वो डाकू हैं, चाहे वो टेररिस्ट हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो दहशत गर्दाना है। अगर बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की बहुत सारी मुदाखलत है, बहुत मुदाखलत है, जिसको हमने, आपको याद होगा कि शर्म अल शेख में वज़ीर आज़म ये जो थे हमारे सिंह साहब, इंडिया के, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो हमने बलूचिस्तान को मनवा लिया था कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया अपनी मुदाखलत को कम करेगा। जिसके ऊपर जब वो वापस गए थे सिंह साहब, उनकी पार्लियामान में उनको बड़ा टफ टाइम लेना पड़ गया था। तो हमने तो इस तरह के काम किए हुए। तो ऑन रिकॉर्ड है, सर क्रीक हो, इंडिया पर वो बलूचिस्तान पर इंडिया की मुदाखलत हो, हमने ये अपनी जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर इसको एक्सेप्ट करवा लिया था। तो हमें पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आज हम चुप कर जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि उसके हालात अब सख्ती करनी पड़ेगी। अभी आपके अबू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट के तौर पर सर्व कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए इस टेररिज्म के खिलाफ। क्या कहीं कोई टेबल टॉक की जगह रखनी चाहिए या फिर ओपन शट केस की तरह से डील करना चाहिए? एक हमें इन हाउस ब्रीफिंग होनी चाहिए, इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामान को मिलनी चाहिए। वो इन कैमरा डिबेट कर लें, लेकिन एक दफ़ा इस पे इन कैमरा डिबेट करके फुल स्ट्रेंथ ऑफ द पब्लिक लेकर हमें समझना चाहिए कि हमें इस पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बलूचिस्तान में टारगेटेड हो, सर्विलेंस बेस्ड हो, एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकि हमने इसका अमन अमान यकीनी बनाना है। तो अभी जो गवर्नमेंट सेटअप चल रहा है जिसमें कि अलायंस है, इसमें आपको नहीं लगता कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और इसमें हमारा नैरेटिव, हमारा एजेंडा, हमारा विजन कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो सकता है? मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। कन्वीनियंस की मैरिज तो होना कि किसी पार्टी को कन्वीनियंस आ रही हो कि लेकर ही चलनी है। ये तो इनकन्वीनियंस है। मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। अब हम बैठे हुए हैं तो हम कर रहे हैं, बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो विन विन सिचुएशन नहीं है दोनों के लिए? नहीं, कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि या आइदर पीपल्स पार्टी शुड बी इन द गवर्नमेंट और शुड बी आउट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बीच में नहीं होना चाहिए। अब हम हुकूमत में नहीं है, अभी तो हम हुकूमत में नहीं है। मतलब मुझे कोई कहे कि आप कोई काम करा सकते हैं तो मैं नहीं करा सकता। अपने पॉलिटिकली भी हम नहीं करा सकते, अपने हल्के आवाम के भी काम नहीं करा सकते। लेकिन लोग क्या समझते हैं, चेयरमैन सेनेट तुसी सदर तोड़ा तुसी इख्तियार, उनको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, एग्जीक्यूटिव पोस्ट तो नहीं है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बड़ा फर्क लेकिन होता है। अगर आप लोग दस्तबरदार हो जाएं तो फिर क्या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर पीएमएलएन कुछ है? नहीं है। तो फिर तो ना तीतर ना बटेर। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, मैरिज तो है पर इट्स नॉट ऑफ कन्वीनियंस, इट इज इनकन्वीनियंट। मैरिज है तो सही, मगर निभानी है और निभाएंगे। कहते हैं ना कि वो माँ बाप जो है ना, वो ज़बरदस्ती जब शादी करा देते हैं ना तो 2 4 5 साल चल जाती है, फिर उसके बाद तलाक तो होती है। ये तलाक तो होनी है जितनी देर माँ बाप इमोशनली ब्लैकमेल बच्चे को या बच्ची को करके चला लेते हैं कि नहीं बच्चा चल कोई और दिन कर ले, चल बच्चा पैदा कर ले, अब शायद 2-3 साल उसके गुजर जाएंगे। लेकिन वो जब तक आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मियाँ बीवी में, वो चलती नहीं है। सही। अच्छा, कुछ एलिगेशंस उन रहनुमाओं की तरफ से भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने अलायंसेस बदल लिए, अपनी फिलिएशंस बदल ली। फॉर इंस्टेंस मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो लगाती है लेकिन देती नहीं है बल्कि छीनती है। मिफ्ता साहब का मुझे समझ नहीं लगती बात की वो क्या चाहते हैं। वो दे देते हैं। उनके बारे में तो ये भी मशहूर है कि उनके वो जो कोकोमो है उसके 5 रुपए के पैकेट के अंदर खोले तो 2 कोकोमो निकलते हैं। वो बच्चों को भी धोखा दे देते हैं, कोकोमो भी अंदर से 2 निकलते हैं। कुछ ऐसा खा ले, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने खाया एक दफ़ा तो बीच में चॉकलेट ही नहीं थी, वो खाली बिस्किट था। तो पहले वो अपना वो कोकोमो तो पूरा करें, वो रोटी कपड़ा पाकिस्तान की 14 करोड़ अवाम 22 करोड़ अवाम का
कम बाद में बात करें, पहले वो अपने कोको मोको तो पूरा करें, जो जिसके पैसे लेते हैं और जो वादा देते हैं, जो बच्चा बड़ी उम्मीद से खोलते हैं, अंदर से अगर 2 कोको मो निकल आए या चॉकलेट ना निकले बीच में, तो रोटी कपड़ा मकान की बातें कर रहे हैं। वो पहले अपनी फैक्ट्री को चलाएं, पहले अपना किबला दुरुस्त करें और उसके बाद फैक्ट्री चलाएं। मैंने देखा है आपकी पोस्ट मैं देखती रहती हूँ, आप काफ़ी एक्टिव हैं, अवाम में पाए जाते हैं, कभी किसी इफ्तार्स में, कभी कहीं तालीमी सरगर्मियों में, और कहीं फलाह बहबूद के जो काम होते हैं उनमें आप एक्टिव नज़र आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये तवज्जो सिर्फ अपने हलके तक मरकूज़ है, या जो ओवरऑल सिंध जहाँ पर निगलेक्ट हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी जिसका गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर भी कोई तवज्जो दी जाएगी? हमारा काम तो हम तो पंजाब के अंदर ही करते हैं, सिंध के अंदर वो सिंध वालों का काम है। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट में उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनका हम नेशनल इशू जैसे कनाल्स का इशू आ रहा है, इंडस रिवर का इशू आ रहा है, हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। हमें जो एक नेशनल इशू है उस पर ज़रूर बात करते हैं, लेकिन जो लोकल इशूज़ हैं वहाँ के, ऑब्वियसली वो करेंगे, वो गवर्नमेंट में दे आर आंसरेबल फॉर देमसेल्व्स। क्या चल रहा है नहरों का मामला? देखें, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो हमारा इंडस का था, वो जो ECC है उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया। हमने उसमें से नई कनाल्स, जितनी कनाल्स हैं उतनी ही रहेंगी, नई कनाल्स नहीं बन सकती। ना वो पंजाब बना सकता है, ना वो कोई और सूबा बना सकता है, क्योंकि पानी इंडस ने एंड पे सिंध पे ही आना है और वहाँ से समंदर में चले जाना है। तो जो वो एक एग्रीमेंट हुआ था सूबों के दरमियान में कि वो और कनाल्स नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कोई और कनाल बनाकर चोलिस्तान या रेगिस्तानों को सैराब करना चाहते हैं तो वो फिजिबल ही नहीं है ना। आप एक लॉ ऑफ गॉड को चेंज करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने अगर रेगिस्तान बनाया तो किसी वजह से बनाया। अब हमने कहना है कि नहीं, अब हम रेगिस्तान को सैराब कर देंगे और सारा पानी उधर ले जाएंगे, जो कि शायद ना भी हो। तो उससे जो ऑलरेडी चीज़ें सैराब हैं, जैसे सिंध है, सिंध उस पर गुजारा करता है, उधर से वो पानी आ जाए तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। सिंध असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनानिमसली उसे अप्रूव भी कर लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो अब ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उससे नुकसान होगा फार्मर्स का? नुकसान नहीं होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। हम इरिगेशन सिस्टम जो है हमारा वो बहुत, मतलब मैं बहुत डिटेल में चला जाऊँगा इसके अंदर। हम बहुत पुराना इरिगेशन सिस्टम अंग्रेज़ का बनाया हुआ चला रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन निज़ाम था उस टाइम का, लेकिन उससे पानी ज़ाया बहुत होता है उसकी। लेकिन अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग जो करते हैं, अगर उस पर नई टेक्निक्स आ जाए तो वो बहुत बेहतर हो सकता है हम उसके अंदर। लेकिन और हमें वो करना चाहिए, पर उसके लिए आगाही देनी पड़ेगी, क्लाइमेट का इफेक्ट है, वो सारा कुछ तभी होगा जब कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाएगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी लेकिन वो सही वाली कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, और उसके बाद जो लोकल फार्मर है वो उसकी कंपटीशन जब करेगा तो वो अपने छोटे फार्म के ऊपर भी वही टेक्निक यूज करेगा तो बचत शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वो जहाँ पर ऑलरेडी लैंड है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, वहाँ पर हो ना। ये तो ना करें कि हम किसी का हक खाकर कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू करें। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये जो मामला ये रोल बैक हो जाएगा या ये एग्जीक्यूशन तक जा सकता है? आप कैसे कंसेंसस पैदा करें ना, फिर करें। तो सोलो फ्लाइट ना लेना कोई भी सूबा। तो इससे पहले तो एक बार अप्रूवल दी गई थी और उसके बाद अब कहीं आकर जरदारी साहब ने दोबारा से जॉइंट सेशन में कहीं हल्का सा जिक्र कर दिया उस बात का। नहीं, हल्का जिक्र नहीं, उसकी अभी तक अप्रूवल हुई नहीं। उसके अंदर तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, CCI, इस मीटिंग पे में ही इसका फैसला होगा। ठीक है। अगर हम अभी मौजूदा हुकूमत की बात करें और कारकर्दगी की बुनियाद पर भी बात करें, तो आपको नहीं लगता कि जहां आप कह रहे हैं कि एक मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका दिया जाए कि वो हुकूमत करे, तो फिर क्या एजेंडा सेटिंग की जाएगी, किस तरह से उसे लेकर चला जाएगा? क्योंकि हुकूमत उमूमी तौर पर हमने उन्हीं को बनाते देखा जो अपर पंजाब में अपनी कोई जगह बना पाएँ, लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तभी हुकूमत बनाएगी जब वो मैंडेट होगा उसके पास। जब उसके पास मैंडेट होगा तब हुकूमत बनाएगी। जब चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब के पास मैंडेट होगा तो वो हुकूमत बना लेंगे और उसके बाद ही तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को एक मौका जब मिलेगा, पीपल्स पार्टी को बड़ा सिस्टमेटिकली पंजाब से निकाल दिया गया था। आप हिस्ट्री देख लेंगे ना, इवन कि 88 में भी जब बीबी को गवर्नमेंट मिली पहली, तो पंजाब में उस टाइम पर भी उनको हुकूमत नहीं दी गई। जब भी हुकूमत मिली है पीपल्स पार्टी को पंजाब, आपने देखा होगा कि कभी नहीं मिला। मंजूर भट्टू साहब थे, नकवी साहब थे, वो भी एक
अरेंजमेंट थी, एक फुल फ्लेज पीपल्स पार्टी के पास कभी भी पंजाब नहीं दिया गया। तो हमारे साथ हमें गिला किस चीज़ का करते हैं? मैं आई कैन अश्योर यू इट वुड बी बेटर देन फौजदार, इट वुड बी बेटर देन परवेज इलाही। परवेज इलाही से बेटर का तो मैं नहीं कह सकती, उन्होंने बहुत काम किया। नहीं हो सकती, परवेज इलाही से बेहतर होगा। पंजाब के अंदर बहुत ही रिसोर्सेज हैं, इट वुड बी बेटर देन परवेज इलाही बुज़दार। बाकी शहबाज स्पीड का हम शायद स्पीड का हम मुकाबला ना कर सके। मोहसिन स्पीड का भी वो तो एक वो थी ना, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उनके बाद 3-4 महीने 6 महीने थे। नहीं 6 महीने ना, 3-4 महीने भी नहीं थे, इससे ज्यादा ही थे। अच्छा चले वो, लेकिन केयर टेकर था ना। हाँ, कहा इतना ही गया था मगर एक्सटेंड होती चली गई। एक्सटेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अभी PMLN है, क्योंकि हम इनके साथ अलायंस में, तो अभी तो इनकी कारकर्दगी चलेगी। मरीम नवाज साहबा की भी जब टेन्योर खत्म होगा तब उसके बाद एवेल्यूएट होगी। अभी तो काफ़ी मेहनत कर रही हैं वो। मैं एक बड़ी मज़े की बात, आपकी बात से आपने मरियम साहिबा का जिक्र कर लिया, और कारकर्दगी हम उनका टेन्योर खत्म होने के बाद इवैल्यूएट करेंगे, मानते हैं ना ये बात? ऑब्वियसली हर चीज़ का तरीकाकार है, जब खत्म होगा उसके बाद ही इवैल्यूएट होगा ना कि क्या करें। अभी तो टू अर्ली। लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक के निसाब में चैप्टर नंबर 8 में मरियम नवाज शामिल हो गई हैं, कुलसूम साहिबा को भी शामिल कर दिया गया है। जिन्होंने तो अभी डिलीवर करना शुरू किया है वो निसाब में शामिल हो गई हैं। अब मुताला पाकिस्तान में शरीफ फैमिली मुताला पाकिस्तान को लिखेगी, ये क्या चल रहा है? ये अनफॉर्चुनेट है। बेनज़ीर हैं, समझ आता है क्यों है, नुसरत भुट्टो हैं, पता है क्यों है, लेकिन जो कारकर्दगी नहीं हुई, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, टेन्योर पूरा नहीं हुआ, और हम कह रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ें, ये वाली बात तो दानिश से थोड़ा ऊपर है। लेकिन आपकी राय इस पर लेना चाहती हूँ। जंगल के बादशाह अंडे दे बच्चे दे, क्या कर सकते हैं उनकी, जो उनका दिल करे करें। So nothing can be said. Obviously this is not right. मैं यही कह सकता हूँ ना, मैं जाके निसाब फाड़ तो नहीं सकता। इसी रीज़न की वजह से उनके वालिद साहब का बहुत किरदार है इस मुल्क में, नवाज शरीफ साहब का, उनकी कुर्बानी है, उनकी मेहनत है। शहबाज शरीफ साहब का है, अपना भी आपका वक्त आने पर हो जाएगा। कुलसूम नवाज साहबा का भी है, उन्होंने मुशर्रफ टाइम पर बड़ा चले काम किया। उनके पास अगर कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं थी, जब नवाज शरीफ साहब नहीं थे, उनको जेल में थे, तो उन्होंने बहुत काम किया था। चले उस हद तक भी उनका भी नाम होना चाहिए। वो तो है शामिल है, शहबाज साहब भी शामिल है, वो ठीक है, लेकिन अपना नाम देना उनके लिए पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए ठीक नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि भाई अपना नाम दो, तो मैं खुद जान के ना दूं कि मैं मुफ्त की तनकीद क्यों लूं। अपने अंदर, हमारे अंदर खुद भी तो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ है जो मेरे 10 बंदों को तो शायद अच्छी लग दे, जो मेरे चापलूस हैं, जो 20 मेरे नहीं है, उनको मैंने जीतना है ना। उनकी अपनी मर्जी है, वो करवा सकते हैं, लेकिन ये अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर 2-3 साल बाद करवा लेते तो बेहतर होता, तो ज़्यादा बेहतर होता, थोड़ी जल्दी कर दी है। लेकिन इसी से एक और सवाल निकलता है, जो भी हम तरक्याती मंसूबे देखते हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि लाहौर के ऊपर हो रहे हैं इम्प्लीमेंट। तो अगर जनूबी पंजाब भी एक सूबा बन जाता, या इसी तरह जो सूबे बनने हैं, जो बनने की तजवीज़ पेश की जाती थी, अगर वो बन जाते तो होता कि उनको भी उनके राइट्स मिल जाते, तरक्की याफ्ता मंसूबे वहाँ पर भी पहुँच जाते। लेकिन हम देखते हैं कि ये तमाम मंसूबे सिर्फ लाहौर तक ही मरकूज़ रहते हैं, हमें ज़्यादातर सिंध में भी दिखाई नहीं देते, लॉन्च किए जाते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते। ये प्रायोरिटीज की बात होती है। सूबे होंगे तो उनका वसाइल का हक तो ऑब्वियसली उनको बराबर मिल जाएगा। और साउथ पंजाब के अंदर हमारे अंदर पानी का इशू है, हमारे पास स्कूल का इशू है, हमारे पास एजुकेशन का इशू है, हमारे पास हेल्थ का इशू है, हमारे पास बहुत सारे इशू। कौन सा इशू नहीं है हमारे पास? बहुत। हमें सिर्फ ये सड़कें देखकर, पुलें देखकर, हमें नहीं चाहिए पुलें वहाँ पर, हमें नहीं चाहिए सड़कें वहाँ पर, लेकिन हमें बेसिक राइट ऑफ इक्वालिटी चाहिए वहाँ पर। जो वहाँ पर जो हमारा राइट है, जो हम देते हैं, हमें उतना शेयर मिल जाना चाहिए। आप हमारा टैक्स कलेक्शन देख लें, आप हमारी वहाँ की लोकल इंडस्ट्री देख लें, या हमारा वहाँ पर फार्मिंग देख लें, हम जितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमें उतना वहाँ पर मिल जाए तो हमारा दुख भी नहीं होगा। लेकिन अब तो बात बहुत आगे चलेगी, अब तो हमें अपना सूबा चाहिए, तो इसके लिए हम ले लेंगे। करेंगे क्या? और कोई टाइमलाइन, कोई सेटअप किया हुआ है कि इतनी देर में हम चाहते हैं कि ये सूबा हम बना लें, और हम इसके लिए क्या करेंगे? या फिर जब आपकी बारी आएगी तब आप करेंगे? देखिए, कंसेंसस में तो हमने बहुत कोशिश की थी। उस टाइम पर भी सेनेट से तो हमने यूनानिमसली अप्रूवल भी ले ली थी और वोट भी करा लिया था। वोट पहले सेनेट से मंजूर करा के फिर नेशनल असेंबली में लेकर आए, तो PMLN और ये सब वॉकआउट कर गया। उसके बाद फिर ये इसको एक जनूबी पंजाब को कार्ड ही बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक हमें नेशनल कंसेंसस बनाकर
आपको बारी का वेट नहीं करना चाहिए, ये सबका मामला है, कोई भी क्रेडिट ले ले इसका और सुबह बन जाए। क्रेडिट के चक्करों में पहले वो बन गई थी, सरायकिस्तान पार्टी बना ली थी, पीटीआई ने अब हुकूमत बनाने के लिए बना ली, अब इस तरह चलाते जा रहे हैं सब लोग। सही। और आप ये बताएं कि खिदमात तो काफ़ी ज़्यादा रही हैं, कुर्बानियाँ भी दी गई हैं आपकी फ़ैमिली की तरफ से, बिलखुसूस कहने वाले ये कहते हैं कि नवाजा गया है आपकी फ़ैमिली को भी, काफ़ी सारी सीट्स हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये नवाजा गया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 सारे गलत हैं? देखिए, मैं आपको नवाजा गया का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर पंजाब के अंदर नवाजना तो किसी और को था, पीपल्स पार्टी को तो नहीं नवाजना था पंजाब के अंदर। पंजाब नवाजा के अंदर भी नहीं। हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। और ये हम अपनी मर्जी से, अपने जोर से जीत कर आते हैं, हमारी बहुत सारी कुर्बानी है। बाई इलेक्शन मेरे वालिद साहब जीते इलेक्शन, उन्होंने कहा ये फॉर्म 47 है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सेनेट बन गया, दोबारा इलेक्शन हो गया, सारी पीटीआई वहाँ पर आ गई, जो मेरे खिलाफ थे, जो मेरे भाइयों के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, जो पंजाब में रहे, वो सब वहाँ पर कैंपेन करने आ गया। मेरा भाई अली कासिम गिलानी उसे 40,000 से हराया। तो उस वक्त क्यों नहीं थी पीटीआई? निकले ही नहीं वोट देने के लिए तब भी, और सारे फॉर्म 45 वो लेकर आया था। मैंने जिस दिन इलेक्शन चल रहा था, मैं उस टाइम पे ट्वीट कर रहा था और मैं उस वक्त तक सारे फॉर्म 45 दिखा रहा था, इस टाइम पे मेरे पास पड़े। मैं वो टीवी पर आके बातें करने लग जाए, अजीब बातें हैं इनकी। मेरे दोनों एमपी जीते हुए हैं, मैं 2 साल पहले मैं जीत रहा हूँ उनसे, उससे पहले मतलब, और अभी वो हैं किधर? इस मुल्क में नहीं है वो जो मेरे मुकाबले उठा लिए कहीं चले गए। नहीं, वो इस मुल्क में नहीं है, वहाँ पर वो याशी कर रहे हैं सारे जो मेरे मद्दे मुकाबले हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, लंदन फिर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका वालिद साहब जेल में है और वहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो अपनी बड़ी एक लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं लंदन में सब। तो ये सिर्फ बातें हैं यहाँ पर। काफ़ी हमने हार्ड टॉक कर लिया और वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, आप भी घड़ी देख रहे हैं, लेकिन चलने जाने से पहले मेरे थोड़ी पास सी बहुत टाइम है। सीरियसली? हाँ, मुझे अफ्तारी ये है कि लेट अफ्तारी का टाइम जो होता है ना, वो सारा दिन गुजर जाता है, जो आखिरी 15-20 मिनट होते हैं वो नहीं गुजरते। तो मैंने कहा वो आपके साथ गुजार लेते हैं। चलें, सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि बाकी की नॉर्मल लाइफ रूटीन किस तरह से चल रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होंगी आप के हल्के के काम, अवामी मसाइल, लोग आते होंगे कंप्लेंट्स लेकर, इशू रिजॉल्व किस तरह चलता है वो सारे मामलात? वो भी कर रहे होते हैं अवाम के साथ, और उसके बाद ये मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को साथ ले जाकर उनके काम करूं। और अभी हमें जो डेवलपमेंट के लिए कोई जो बजट मिला है, उस पर कोशिश की है कि हर जगह पर काम हो, बिला तफरीक हो। ये ना हो कि, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ इस चीज़ का था कि हम जो हमारा मुखालिफ होते हैं ना, वो कहते हैं कि इसकी गली में पानी खड़ा रहे, इसने वोट नहीं दिया था मुझे। तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि हर जगह पर, एक बस्ती है अगर वो डूबी हुई है सीवरेज के पानी से, तो सीवरेज का मसला, अगर मैं सीवरेज दे रहा हूँ तो यहाँ पर गलियों तक भी लोग ना गली तक नहीं बनाने देते कि इस गली में मुझे वोट नहीं मिला था, ये गली डूब जाए, साथ वाली गली में पानी बन जाता था। इस हद तक हमारे सियासतदान नफरत तक पहुँच जाते हैं। तो अभी हम वो कर रहा हूँ, उसमें मसरूफियत है थोड़ी सी। एक स्कीमें बन रही हैं, अभी फ़ंड दिया है, बड़ी मेहरबानी है पीएम साहब की भी, सीएम साहबा की भी, उन्होंने हमें फ़ंड दिए हैं और उसकी स्कीम्स बन रही हैं। आपके इलाके के और क्या क्या मसाइल हैं? देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो गली नाली का फंड है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, उस पर मैंने नेशनल असेंबली में बात की थी कि मैपको से वो पैसा लेते हैं, तो हम खुद ही, वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए इस मुल्क में, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं जो हूँ, मैं सीवरेज का इशू है तो मैं हूँ, उनकी नाली बंद होगी तो मुझे कॉल करेंगे, वो लड़ाई हो गया पुलिस का, उन्हीं कॉल करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, मीटर जल गया मुझे कॉल करेंगे। ये हमें एक लोकल सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत मजबूत बनाना चाहिए था हमें, ताकि हर चीज़ एक ऑटोमेटिकली चल रही है और मुझे वोट मिल रहा हो पॉलिसी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है, इसने ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या बात करनी है, इसने वुमेन राइट्स पे क्या बात करनी है, इसने चाइल्ड राइट्स पे क्या बात करनी है, इसने जेंडर इक्वालिटी पे क्या बात करनी है, इसने फॉरेन पॉलिसी पे क्या इशू है, डिफेंस पे इसका क्या इशू है, वो उस पर वोट मिलना चाहिए। और जिनको गली नाली बनवाने का शौक है वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस मुल्क का निज़ाम हर बेसिक वजह ही ख़राब हुई है।
ठीक है, तो आने वाले इंतखाबात में आपकी क्या इतनी तैयारी है कि आप लोगों को उस तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे? क्या उनके वो जो ड्यू राइट्स हैं वो उन्हें डिलीवर हो उम्मीद जाएंगे तो कि बहुत है, आने वाले इंशाल्लाह इंतखाबात में इन बुनियादों पर आप आगे आ सकें दोबारा? इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगी कि आने वाले इंतखाबात में आपने जिस तरह कि मुझे बताया कि डिलीवर करेंगे तो फिर हम वोट सिक्योर करेंगे, इसके अलावा जो लोग हैं, जो आपके वोटर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि उनको इमोशंस के साथ नहीं, रैशनल के साथ फैसला करना चाहिए वोट का, और ये देखना चाहिए कि किसने क्या डिलीवर किया है, किसकी इंटेंट क्या थी। और हम जज्बाती फैसला करते हैं इमोशंस में आकर। पाकिस्तान में हमें इमोशंस से हटकर पाकिस्तान को आगे रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अली मूसा गिलानी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि पसंद की बुनियाद पर नहीं, इमोशंस की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर आप अपने इलेक्शन का फ़ैसला करें, ताकि बाद में आप ये ना कह सकें कि फ़लाँ 45 से था तो फ़लाँ 47 से था। जो डिलीवर कर रहा है आपको उसका इंतखाब करना होगा और अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए ये करना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।